हे गाइस, तो मांगा के पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कैंग टोंग अपनी गलती के लिए थोड़ा परेशान था और शेंटिंग वई को हर्ट करने का उसे एहसास हो रहा था। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, भाई वई वई, तुम तो बॉय हो ना? शेंटिंग वई थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर फिर वो कैंग टोंग को समझाता है कि उनके पास बेबी होने का रीजन है ताकि वो लड़कियों का दर्द थोड़ा शेयर कर सकें। कैंग टोंग काफी इनोसेंट और प्यारा था और उसने अपने भाई से प्रॉमिस किया कि ये उनका सीक्रेट रहेगा। शेंटिंग वई भी अपने दर्द को छुपाते हुए कैंग टोंग को समझाता है और वो कहता है बॉयज को गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैंग टोंग भी सीरियसली बोलता है, हाँ, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए जो हमसे कमजोर हैं और छोटे जानवरों को भी। फिर शेंटिंग वई को अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने का टाइम मिलता है। उसे लगता है कि लियांग जुए का जो प्यार है वो कैंग टोंग जैसे बच्चे के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। पर फिर कैंग टोंग का एक इमोशनल मोमेंट आता है जब वो कहता है मुझे भी मॉम चाहिए। शेंटिंग वई का दिल भर आता है और वो उसे कंफर्ट देता है, तुम यहाँ मेरे साथ सो सकते हो। रात को कैंग टोंग के साथ सोने के बाद शेंटिंग वई सोचता है कि कैंग टोंग को अपनी माँ के साथ नहीं रहने का दर्द था। अब आगे शेंटिंग वई की हीट में होने के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसके बॉर्डर की अंदर की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और रूम का एसी उसके कॉन्ट्रास्ट में काम कर रहा था। फिर भी प्यारे कैंग टोंग के सामने उसने खुद को नॉर्मल बनाए रखा। बेचारा पूरी दोपहर उसकी चिंता में उसके पीछे पीछे ही घूमता रहा था। उसने दिन में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके वई वई भाई को कुछ भी तकलीफ हो। रात को जब घड़ी ने 11 बजाए तो कैंग टोंग और देर तक जागना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे एक दिन पहले वाली डैड की डांट याद थी। उसने शेंटिंग वई को गुड नाइट कहा और उसने घर के लाइट्स और डोर को बंद करने में वई वई भाई की मदद भी की। जैसे ही कैंग टोंग अपने रूम में गया, शेंटिंग वई ने अपना सब ठीक होने का मुखौटा उतार फेंका और उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या थी वो अब तो हम देख ही सकते हैं। अपनी कंडीशन को देखते हुए उसने फाइनली ये कंफर्म किया कि वो अब पक्का हीट में है। अयो, इसके पास तो इस वर्ल्ड में इनहेबिटर्स भी नहीं है और वो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में भी है। वो यही सोचता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि उससे चलना भी मुश्किल लगने लगा था। इस वजह से उसकी चलने की स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। अब तो नजर भी उसके लिए धुंधलाती जा रही थी। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो उल्टी दिशा में चलने लगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसका दिल लियांग जुए के पास पहुंचना चाहता था। अब वो नहीं तो उसका रूम ही सही। इधर सीन शिफ्ट होता है लियांग जुए की तरफ, जो आज खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और थोड़ा सा टेंस भी लग रहा था। फिर इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। लियांग जुए के हाथ में जो सिगरेट थी वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी कि उसके टेबल पर रखा फोन बज उठा। ये कैंग टोंग का कॉल था। लियांग जुए ने पहले टाइम देखा। रात के 9:30 बज रहे थे और कैंग टोंग अभी तक जाग रहा था। उसने सिगरेट का बट बुझा दिया और फिर फोन उठाया। फोन उठाते ही लियांग जुए ने कैजुअली कहा, अभी तक सोए नहीं तुम? कैंग टोंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जैसे वो किसी जगह पर छुपकर कॉल कर रहा हो ताकि सुनाई न दे। अपनी धीमी धीमी आवाज में वो बोला, डैड, आप कब घर आ रहे हो? लियांग जुए को कल घर वापस आने का सीन याद आया जब कैंग टोंग ने शेंटिंग वई को फिर से हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुलाया था। उसने अपनी भौहें तान ली और थोड़ा सीरियस होकर बोला, क्यों, क्या हुआ? कैंग टोंग ने फिर अपनी धीमी आवाज में कहा, लगता है वई वई बीमार है। दिन में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था भाई को। मैं आपको बुलाना चाहता था पर वई वई ने मना कर दिया, कह रहा था कि आपका काम डिस्टर्ब होगा। लियांग जुए ने कुछ देर के लिए रुक कर सोचा, फिर कंसर्न होते हुए पूछा, बीमार है? कैंग टोंग ने नर्वस होते हुए जवाब दिया, वो लगातार पसीने में भीगता रहता है और उसका चेहरा काफी पेल हो गया है, इसलिए मैंने आपको चुपके से कॉल किया। लियांग जुए ने जल्दी से कहा, समझ गया, मैं अभी निकल रहा हूँ। उसने फोन रख दिया।
अपना कोट उठाया और ऑफिस से बाहर निकलने लगा। लिन चेन तभी लॉयर के साथ आ रहा था और जब उसने देखा कि लियान जुए जा रहा है तो वो थोड़ा हैरान हो गया और पूछने लगा, पर लियान जुए ने उसकी कुछ भी ना सुनी और ये कहते हुए ऑफिस से निकल गया कि उसे कुछ अर्जेंट काम है और वो ऑफिस खुद संभाल ले। लियान जुए ने तो ड्राइवर का भी इंतजार नहीं किया, वो सीधा बेसमेंट गया, कार की की उठाकर खुद ड्राइव करके निकल गया। कार चलाते हुए वो शेंटिंग वई को लगातार फोन मिलाया जा रहा था, पर दूसरी तरफ से उसकी कॉल पिक ही नहीं हो रही थी। फिर लियान जुए को कल का सीन याद आता है कि कल कैसे वो यूटिलिटी रूम के एक छोटे से कैबिनेट में खुद को बंद करके बैठा था। वो खिंचाते हुए सोचता है, कहीं वो बेवकूफ आज भी तो वही हरकत नहीं कर रहा। तभी उसका फोन कॉल कनेक्ट हो जाता है और शेंटिंग वई उसका फोन उठा लेता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो तुरंत ही पूछता है, तुम ठीक हो ना? बस सामने से कोई जवाब ही नहीं आता, कोई आवाज भी नहीं आती। तो लियान जुए फिर चिल्लाकर पूछता है, शेंटिंग वई तुम ठीक हो ना? उसे फोन पर कुछ रसलिंग की आवाज आती है तो लियान जुए चिंता करते हुए पूछता है, क्या कुछ गलत हुआ है? पर फोन की दूसरी तरफ से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। बड़ी मुश्किल से शेंटिंग वई जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जिस टोन में शेंटिंग वई ने जवाब दिया था उससे लियान जुए हैरान हो गया था। उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक्स लगाए और रुक गया और वो ध्यान से सुनने लगा फोन पर आती आवाजों को। वो आवाजें सुनकर लियान जुए का भी एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। वो भी चिड़चिड़ाते हुए बोला, शेंटिंग वई क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या नई हॉबी है तुम्हारी? मुझे तो लगता था कि तुम बीमार हो, पर लगता नहीं कि तुम बीमार हो, बस तुम अपनी उस साइकिल में हो। कुछ देर तक उससे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद शेंटिंग वई कहता है, हाँ लियान जुए, मैं हीट में हूँ। ये बात सुनकर लियान जुए परेशान हो जाता है। इस परेशानी में वो सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाता है। अब हमें तो पता है ना गाइस कि लियान जुए सिगरेट कब पीता है, जब वो साइकोलॉजिकली खुद को बहुत डिस्टर्ब महसूस करता है। सिगरेट पीते हुए सोचता है, वो प्रेग्नेंट है। क्या उसे समझ नहीं आती? खुद प्रेग्नेंट होते हुए भी वो खुद इतना रेकलेस कैसे एक्ट कर सकता है? फिर उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जब पिछली बार शेंटिंग वई ने लास्ट टाइम उसे यही सेंटेंस कहा था। वो यही सोचता है, क्या उसने पहली बार उस टाइम पर यही ट्रिक नहीं यूज की थी? क्या जब वो ये सेंटेंस कहता है तो इसका मतलब वो नहीं होता कि उसे डॉट 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 चाहिए? फिर वो सोचता है, आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं है और वो सच में बीमार हो। फिर वो फोन पर शेंटिंग वई से कहता है, शेंटिंग वई तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये कहकर वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। लियान जुए गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है और घर की तरफ बढ़ जाता है, पर अनकॉन्शियसली वो गाड़ी अभी टॉप स्पीड पर चला रहा था। सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है जब लियान जुए फाइनली घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही वो शेंटिंग वई के रूम की तरफ भागता है। शेंटिंग वई के डोर पर नॉक करता है, पर जब उसे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता तो वो सोचता है, आधा घंटा हो चुका है मुझे कॉल कट किए हुए, तो हो सकता है कि वो सो गया होगा। फिर वो पलटकर अपने रूम की तरफ जाते हुए सोचता है, वैसे भी वो बीमार साउंड नहीं कर रहा था। अपने रूम का डोर खोलते हुए सोचता है, मैं डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करूंगा, पूरी डिटेल्स ले लूंगा। फिर जिस मोमेंट पे वो डोर खोलता है उसे उसी मोमेंट में वो वाइन की तेज स्मेल महसूस होती है और वो देखता है कि शेंटिंग वई उसी के रूम में सोया हुआ है और वो उसे पोक करके उठाता है और शेंटिंग वई के उठने पर कहता है, चलो अब जब तुम उठ ही गए हो तो अपने रूम में जाकर सो जाओ। पर शेंटिंग वई अपने रूम में जाने की बजाय उसे ही छिपकली की तरह चिपक जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है देर रात को। शेंटिंग वई एक विंडो के सामने सिंगल सोफे पे बैठा दिखाई देता है और शायद लियान जुए भी फ्रेशली शॉवर लेके निकल रहा था। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि शेंटिंग वई के बाल अभी भी गीले हैं, तो उसने टॉवेल उठाई और शेंटिंग वई की तरफ उछाल दी। फिर वो क्लोजेट से पहले वाले क्विल के मैचिंग शीट्स निकालकर बेड के ऊपर लगाने लगा। इधर शेंटिंग वई सोफे पे टॉवल हाथ में लेकर ऐसा ही बैठा रहा।
फिर उसने अपनी गर्दन के ग्लैंड्स को छू कर देखा। उसके गर्दन पे जो शैलो मार्क थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही थे। लियान जुवे ने देखा कि शेंटिंग वही ऐसे ही अपनी आंखों को नीचे करके बेचैन बैठा है और बाल भी उसके अभी भी वैसे ही गीले हैं। लियान जुवे ने सोचा, ये पहला बंदा है जो बेड के अंदर और बाहर इतना डिफरेंट दिखाई देता है। कौन कह सकता है कि ये कुछ घंटों पहले इतना जंगली था और अब काम हो गया तो ऐसे जता रहा है जैसे मैंने उसे बुली किया हो। शेंटिंग वई का सोफा बिल्कुल एयर कंडीशनिंग वेंट के सामने था, तो लियान जुवे ने रिमोट उठाया और एयर कंडीशनिंग को ऑफ कर दिया और शेंटिंग वई के हाथ से टॉवल लेते हुए बोला, तुम्हारा ये सेज मोड अब क्या अगले ईट्रिस तक चलाना चाहते हो? और साथ ही उसके बाल भी पोंछने लगा। यानी दिखाने को तो इतना स्ट्रिक्ट दिखा रहा है पर उसकी केयर भी कर रहा था। लियान जुवे को लग रहा था कि वो शेंटिंग वई की झूठी शक्ल पर हंस पड़ेगा। वो टेंडरनेस थोड़ी देर पहले जो बेड पर थी अब वो गायब हो गई थी। शेंटिंग वई अपना सर नीचे करके लियान जुवे को उसके बाल पोंछने देता है और कुछ भी नहीं बोलता। लियान जुवे ने उसके बाद हेयर ड्रायर उठाया, स्टैंड लैम्प से पग निकाला और हेयर ड्रायर लगा दिया। वो ज्यादा लोगों की सेवा नहीं करता था, इसलिए उसका हेयर ड्राई करने का स्टाइल भी थोड़ा रूड था, क्योंकि वो बस अपनी उंगलियों से बाल खींच रहा था। शुरुआत ऐसे ही होती है ना गाइस? थोड़े बाल सूखने के बाद वो हेयर ड्रायर से अपने बाल भी सुखाने लगा। लियान जुवे अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाते सुखाते ही बोला, अब क्या तुम मेरा बेड पे उठा के ले जाने का वेट कर रहे हो? बेचारा शेंटिंग वई खुद उठा और बेड पे जाकर लेट गया। रात काफी हो गई थी और लियान जुवे को सुबह काम भी था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। तभी उसे शेंटिंग वई की हल्की आवाज सुनाई दी। शेंटिंग वई हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझे मार्क किया था? लियान जुवे थोड़ा रुक गया, फिर बोला, कैसा मार्क? शेंटिंग वई कहता है, तुमने बस मेरी गर्दन को काट लिया था ना। शेंटिंग वई को इन मैटर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जो थोड़ा बहुत उसने सीखा था वो सिर्फ लियान जुवे के साथ था। जो स्कूल में उसने मार्किंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था वो था कि टेम्पररी मार्किंग एक तरह की मार्किंग होती है। टीथ से ओमेगा के ग्लैंड्स में अल्फा फेरामोन्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ओमेगास को थोड़ी रिलीफ मिलती है। उसने खुद से कहा, लियान जुवे तो एक नॉर्मल इंसान है और उसके पास तो कोई फेरामोन्स भी नहीं है, तो फिर उसने मुझे टेम्पररी मार्क कैसे किया? तभी लियान जुवे बीच में ही बोल पड़ा, हाँ किया तो अब क्या? इस पर शेंटिंग वई ने धीरे से कहा, लगता है तुमने मुझे मार्क किया है। ये सुनकर तो लियान जुवे के सर में दर्द ही हो गया। फिर भी वो खुद को चिढ़ने से रोकते हुए बोला, तुम्हें इंटरनेट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। शेंटिंग वई को समझ नहीं आया कि लियान जुवे ये क्यों बोल रहा है। वो और कंफ्यूज हो गया। लियान जुवे ने थोड़ी झिझक के साथ बोला, ये ऐसी चीजी पिकअप लाइंस मुझसे ना बोला करो। शेंटिंग वई बेचारा डबल कंफ्यूज, क्या चीजी लाइंस? लियान जुवे ने अपनी भौहें तान ली और शायद उसे रोकने के लिए उसने अपने हाथ उसकी आंखों पर रख लिए और थोड़ा जोरदार टोन में बोला, चुप रहो और सो जाओ। गुड नाइट गाइस, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।